नमस्कार। आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत समाज का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा का समाज पर प्रभाव और भारतीय समाज में असमानता या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान समय में ही नहीं अपितु प्राचीन काल में भी हमें ये देखने को मिलता है कि समाज के स्वरूप के आधार पर ही शिक्षा के स्वरूप को भी रखा जाता है। वर्तमान समय में भी समाज जो है वह अपने सिद्धांतों के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा जो है वह समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जैसे कि समाज बदलता है। उदाहरण के तौर पर भौतिकवादी समाज में शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे कि समाज व्यावसायिक संपन्नता प्राप्त करता है। इसमें या इस प्रकार के समाज में या भौतिकवादी समाज में भौतिक सुख सुविधाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत आदर्शवादी समाज में आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। अतः ऐसे समाज की शिक्षा में चारित्रिक गठन एवं नैतिक विकास आदि पर बल दिया जाता है। तो पहले हम देखते हैं समाज का शिक्षा पर प्रभाव या इफ़ेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन की। समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा। तो शिक्षा पर समाज के प्रभाव को देखने के लिए हमने इन्हें कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वह है समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा। किसी भी समाज का जीवन उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जिस समाज की भौगोलिक स्थिति मानव जीवन के अनुकूल होती है और जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर होते हैं, उनमें व्यक्तियों के पास शिक्षा हेतु समय और धन दोनों होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें शिक्षा की उचित व्यवस्था होती है। परंतु जिस समाज की भौगोलिक स्थिति ऐसी हो जिसमें मनुष्य को जीवन रक्षा के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उनमें शिक्षा हेतु समय और धन की कमी होती है और वहाँ शिक्षा का क्षेत्र भी सीमित होता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा का प्रसार जो है वो कम होता है। फिर है समाज की संरचना और शिक्षा। भिन्न भिन्न समाज का स्वरूप भी भिन्न ही होता है। कुछ समाजों में जातियाँ होती हैं और जाति भेद भी। कुछ समाज में जातियाँ तो होती है परंतु जाति भेद नहीं होता है। भारतीय समाज में जहाँ प्राचीन समय में क्षुद्र को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, वहाँ आज इस प्रकार की कोई भी जाति भेद देखने को नहीं मिलता है और सभी को वर्तमान समय में हमारे समाज में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है। फिर है राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। शिक्षा पर समाज की राजनीतिक दशाओं का भी प्रभाव पूर्णतः पड़ता है। जिस समाज की राजनीतिक स्थिति जैसी होती है उसके शिक्षा का स्वरूप भी वैसा ही देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर जब मुगल आक्रमण होने लगे थे या जब मुगल वंश की स्थापना हुई थी तो भारतीय समाज में भी शिक्षा का स्वरूप जो है बदलने लगा। इसी प्रकार से जब अंग्रेज आए भारत में और अंग्रेज़ों का राज शुरू हुआ तो उन्होंने अपने अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की थी। यही कारण है कि आज भी अमेरिका, रूस, चीन, जापान तथा भारत इत्यादि देशों में शिक्षा की व्यवस्था राजनीतिक दशाओं के आधार पर ही देखने को मिलती है। फिर है समाज की संस्कृति और शिक्षा। किसी भी समाज की संस्कृति उस समाज की रहन सहन, खान पान, व्यवहार, विश्वास, परंपराएं, आचार विचार, रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य, कला, कौशल, संगीत, नृत्य, साहित्य, भाषा, धर्म और दर्शन आदि होते हैं। किसी भी समाज का उसकी संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर है आर्थिक दशाओं का प्रभाव। समाज की आर्थिक दशा का भी प्रभाव जो है वह शिक्षा पर पड़ना स्वाभाविक है। जिस समाज की आर्थिक दशा अच्छी होती है वहाँ पर शिक्षण संस्थाएं खोली जाती हैं और शिक्षा के लिए उच्च भवनों की व्यवस्था की जाती है।
इसके विपरीत जिस समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी वहाँ व्यावसायिक शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में सोचना कल्पना मात्र होगा। फिर है शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। समाज परिवर्तनशील होता है, अतः समाज के साथ साथ उसके शिक्षा के स्वरूप भी बदलते रहते हैं। जैसे प्राचीन काल में भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता था। प्राचीन जो भारतीय समाज था हमारा, उसमें आध्यात्मिक समाज का रुझान जो है वह आध्यात्मिकता की ओर था। लेकिन वर्तमान समय में विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। वर्तमान समय में हमारा जो युग है वह भौतिकवादी युग है, इसलिए मनुष्य के भौतिक विकास की ओर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है कि जिससे व्यक्ति जो है वह अपना भौतिक विकास करने में सक्षम हो सके। आज नारियां जो है वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और यह सामाजिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है और यह शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा की वजह से ही सामाजिक परिवर्तन जो है वह संभव हो पाता है। तो ये था शिक्षा, समाज का शिक्षा पर प्रभाव। अब हम बात करेंगे शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव होता है। शिक्षा का समाज पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार की एक तरफ समाज शिक्षा को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर इस बात को भी हम नकार नहीं सकते हैं कि शिक्षा भी काफ़ी हद तक समाज की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दशाओं को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव होता है। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। आधुनिक समय में विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकियाँ एवं प्रविधियाँ या टेक्निक्स के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन जो है वह शिक्षा की ही देन है। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है, जिसका मुख्य कारण मनुष्य द्वारा सादा जीवन न अपनाकर प्रभुत्व संपन्न जीवन को अपनाना है। नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण। शिक्षा के माध्यम से समाज की वे भौगोलिक स्थितियां जो मनुष्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती थी, उन पर नियंत्रण पा लिया गया है। आज जलयान के निर्माण से समुद्र तक को हम आसानी से पार कर सकते हैं। अतः शिक्षा के माध्यम से ही हम इन भौगोलिक स्थितियों पर नियंत्रण पा सके हैं। वर्तमान समय में भी अगर हम बात करें तो हमारी जो एजुकेशन है वह डिजिटल होने की वजह से ही दूर दराज के क्षेत्र में भी, या हमारी जो कोरोना महामारी चल रही है इस समय भी बच्चों को घर बैठे ही जो है शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सब जो है वह टेक्नोलॉजी के साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही संभव हो पाया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक विरासत का संरक्षण। प्रत्येक समाज को अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होता है, अतः प्रत्येक समाज अपने सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, आदर्श इत्यादि को संरक्षित रखना चाहता है और शिक्षा जो है इस कार्य में समाज को अपना पूर्ण सहयोग देती है। फिर है शिक्षा द्वारा समाज का राजनीतिक विकास। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज की राजनीतिक जागरूकता से परिचित होता है और उसे अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान होता है। इस प्रकार एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने देश की राजनीतिक विचारधारा की रक्षा एवं उसका विकास जो है वह कर सकता है। फिर है सामाजिक भावना की जागृति। किसी भी व्यक्ति की उन्नति हेतु उसमें सामाजिक भावना का विकास अवश्य करना चाहिए। यह कार्य केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है। अतः शिक्षा बालक के समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। नेक्स्ट है शिक्षा व समाज की आर्थिक स्थिति। आज शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति का मूल आधार है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को किसी उत्पादन कार्य में निपुण करने का पूरा प्रयत्न जो है वह किया जाता है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा और समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस प्रकार का समाज होता है वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था भी वैसे ही सुनिश्चित
की जाती है। अतः समाज और शिक्षा के मध्य जो है वह घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह आश्रित हैं। अतः एक के बिना दूसरे की कल्पना करना मात्र एक कल्पना ही होगा और कुछ भी नहीं। तो यह था शिक्षा का समाज पर प्रभाव। अब हम देखते हैं कि भारतीय समाज में भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। अगर देखा जाए तो भारतीय समाज की नींव जो है वो भेदभाव पर ही आधारित रही है। समाज शुरू से ही 4 जातियों में विभाजित किया गया या 4 वर्णों में विभाजित किया गया और उसके बाद फिर अलग अलग धर्मों के लोगों के आने से धार्मिक भेदभाव की नींव भी यहाँ पर पड़ी। इसी प्रकार भारत देश में जलवायु विषमता के कारण भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्वभाव हैं लोगों के, उनके खान पान, उनके रंग रूप वाले लोग हैं, जिसके कारण कि उनमें आपस में भेद रहे हैं। इसी प्रकार भाषा भी विभेद का बहुत बड़ा कारण रहा है। इन्हीं के बीच में सभी तरह के समाजों में लैंगिक भेदभाव भी व्याप्त रहा है। ऐसा नहीं है कि और देशों में भेदभाव नहीं है। अमेरिकन और अफ्रीकन देशों में भी रंगभेद जो है बहुत गंभीर रहा है और आज भी है। भारतीय समाज में भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से समाज में पर्याप्त विषमता रही है, जिसके कारण कि आपस में भेदभाव रहा है। अगर भारतीय समाज की हम बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव हैं उसको हम निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है वह है धार्मिक भेदभाव। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत संपन्न देश रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग धर्मों के लोग जैसे कि मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि लोग यहाँ आकर बसते गए और कुछ धर्म जो हैं वो यहीं पर बने हैं, जैसे कि सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्म। अब इतने इतने अलग धर्मों के लोग जो हैं वो बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, फिर भी आपस में अलग अलग परंपराओं के नाम पर उनमें दूरियां हैं। वर्तमान समय में आधुनिक समाज में भी साथ साथ रहकर लोग खा पी सकते हैं, फिर भी विवाह के समय अपने धर्म का ही पालन करते हैं। सभी को अपनी अपनी परंपराओं से प्यार है और कभी कभी परंपरा दूसरे धर्म की परंपरा के रास्ते में आ जाती है और उनमें आपस में मतभेद हो जाते हैं। नेक्स्ट, जातिगत भेदभाव। भारतीय समाज की नींव जो है वो जातिगत व्यवस्था पर पड़ी है। पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण को पठन पाठन और पूजा का काम दिया गया, क्षत्रियों को बाकी समाज की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई, वैश्यों का काम व्यापार करना निर्धारित किया गया, शूद्रों को बाकी 3 वर्णों की सेवा का काम दिया गया। ये व्यवस्था जो है शुरू में तो इससे यह कर्म पर आधारित थी, लेकिन कालांतर में इसमें विकार आता गया और यह व्यवस्था जो है वह जाति पर आधारित हो गई और इस प्रकार से ये व्यवस्था जो है वो भेदभाव पर आधारित रही है, जिसमें वर्णों को क्रम से निर्धारित किया गया। एक वर्ण को दूसरे से उच्च या निम्न श्रेणी पर रखा गया है। इस जातिगत भाव से अलग अलग वर्णों में उच्च और नीच होने की भावना उत्पन्न हो गई। पुराने समय में अलग अलग जातियों के लोग जो हैं वो एक साथ उठते बैठते और खाते पीते नहीं थे। आधुनिक समय में जाति की बेड़ियां जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, फिर भी समाज के राजनीतिकरण के कारण जाति आज भी समाज को बांट रही है। और आरक्षण व्यवस्था ने तो इसमें आग में घी का काम किया है। आरक्षण शोषित समाज को बराबरी पर लाने के लिए लागू किया गया था, किंतु राजनीतिज्ञों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इसका प्रयोग कर विभिन्न जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया है। और आज के समय में अपेक्षित आर्थिक रूप से संपन्न जाट समाज व पाटीदार समाज भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य वर्ग या अनारक्षित वर्ग के लोगों में भी असुरक्षा की भावना जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फिर है आर्थिक भेदभाव। वैसे तो हर देश में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग में विभाजन होता है, परंतु भारत में उच्च तथा निम्न वर्ग में बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि टैक्स नियमों का सही अनुपालन न होने के कारण अमीर अपना धन राष्ट्र निर्माण के काम में न लगाकर छुपा कर रखते हैं, जिससे कि अमीर व्यक्ति और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब अपना स्तर उठाने में कामयाब नहीं हो पाते। उच्च वर्ग के लोग बाकी लोगों को अपने से हीन समझते हैं
और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति जो हैं वो हीन भावना का शिकार होकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और इन सब के मध्य जो है मध्यम वर्ग पिसता रहता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विभेद। अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में अलग अलग तरह के रहन सहन पाए जाते हैं। भारत एक ऐसा अकेला देश है जिसमें पहाड़ भी हैं, नदी भी है, समुद्र भी हैं, पठार भी हैं, सभी पाए जाते हैं, जिसके कारण कि कृषि में भी विविधता पाई जाती है। कहीं पर चावल की बहुतायत है, कहीं पर मूंगफली उगती है, कहीं गेहूं मुख्य उपज है, तो कहीं सरसों। पुराने समय में यातायात के साधन कमज़ोर होने के कारण लोगों को स्थानीय साधनों पर ही निर्भर होना पड़ता था। जहाँ सरसों उगती थी वहाँ सरसों का तेल प्रयोग मिलाया जाता था, तथा जहाँ नारियल होता था वहाँ नारियल का तेल उपयोग मिलाया जाता था। इसी प्रकार राजस्थान में ऊँटनी का दूध प्रयोग होता था। इसी प्रकार रहन सहन और वस्त्र आभूषण भी वातावरण परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग रहे हैं। इन सभी के सम्मिलित रूप में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां जो हैं वह उपजी हैं, और इस प्रकार अलग अलग प्रकार की संस्कृति के लोग जो हैं वो एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते हैं और पीठ पीछे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब अपनी अपनी परंपराओं के निर्वहन के लिए लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। एक राज्य के लोग नौकरी, व्यवसाय आदि के कारण जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें खुले दिल से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिससे कि लोग अकेलेपन का शिकार होकर कुंठित हो जाते हैं, और इस प्रकार समाज में भेदभाव जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। फिर है भाषाई भेदभाव। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति के साथ साथ अलग अलग भाषा भी है। भाषा के अतिरिक्त बोलियां भी अनेक प्रकार की हैं। कहावत भी है कि भारत में 100 कोस पर पानी और 1.5 कोस पर वाणी बदल जाती है। ये अलग अलग भाषाएं भी मनमुटाव की बहुत बड़ी वजह हैं। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना चाहा गया था, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया। बहुत से राज्यों में हिंदी को राजकीय कामकाज की भाषा जो है वो स्वीकार नहीं किया गया, और इस बात को इतना बढ़ाया गया कि भाषा पर आधारित लड़ाई झगड़े भी आम बात हो गए। हिंदी भाषी लोगों को दक्षिणी राज्यों में भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इसके अतिरिक्त तमिल भाषी और तेलुगु भाषी लोगों में भी मनमुटाव रहे हैं। इस मनमुटाव से देश में एकता का भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। फिर है प्रजातीय भेदभाव। भारत में बड़ी संख्या में विभिन्न जनजाति के लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार में बहुत से आदिवासी लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त 7 बहनों के नाम से मशहूर भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों में विभिन्न जनजातियों के लोग रहते हैं, और इनकी संस्कृति जो है वो बहुत ही अलग है, बिल्कुल अलग है। ये जब मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश करते हैं तो इनके अलग रंग रूप व रहन सहन के कारण इनका मजाक बन जाता है। अभी हाल ही में इनका दिल्ली में उत्तर पूर्व के छात्रों पर हुई हिंसा जो है वो इसका उदाहरण है। इस प्रकार के जनजातीय विभेद के कारण विभिन्न प्रजातियों के लोग असुरक्षा के भाव का अनुभव करते हैं, और राजनीति के जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाकर इन्हें और भड़काते हैं, यहाँ तक कि अलग देश की मांग भी उठा चुके हैं। इस प्रकार का भेदभाव मानवता पर कलंक है, जो देश की एकजुटता पर सवालिया निशान लगाते हैं। पर घरों में स्त्री पुरुष व बालक बालिका के मध्य होने वाला भेदभाव जो है वह इन सबसे बढ़कर है, क्योंकि यह आधी जनसंख्या को प्रतिदिन अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त लैंगिक विभेद या समान योग्यता वाले 2 मानवों में केवल उनके लिंग के कारण होने वाले भेदभाव को लैंगिक विभेद कहते हैं। इसको हम आगे वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।